हेलो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में अब हम अगली कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफ अ पॉलिनोमियल px has leading coefficient as k and roots as x1, x2, x3 and so on up till xn, where degree of polynomial is n। मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है। n बोलने का मतलब क्या है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो n के बराबर है, पहली बात। दूसरा क्या बताया गया है कि लीडिंग कोफिशिएंट k है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट जो लीड कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि जो x की हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है। तो मान लिया अगर पॉलिनोमियल px कुछ ऐसे हो जाए कि 7x³ माइनस 8x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 7x प्लस 2, मान लिया ये हो जाए, तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होगा? -8 होगा। ये नहीं होगा। -8 क्यों होगा? क्योंकि ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 5। अब x रेज़्ड टू पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? -8। तो इसके अंदर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? -8। तो बस ये छोटा सा चीज़ बताया एक। तो दूसरा फिर क्या बोला गया? अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब इसके अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके एग्जैक्टली n रूट्स आएगा। अब वो रूट्स रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, वो अलग बात है, बट रूट्स तो एग्जैक्टली n आएगा। ठीक है, मान लिया वो रूट्स x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल xn तक है, तो फिर हम px को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट k इंटू x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट एंड सो ऑन, सारे टर्म्स लिख लिए x माइनस nth रूट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी आर सेइंग कि जैसे क्वाड्रेटिक होता है ax² + bx + c, उसका रूट अगर अल्फा बीटा है तो उसको हम फैक्टराइज करके ऐसे लिखते हैं ना, a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो एग्जैक्टली उसी लाइन पे ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसके अगर मेरे को रूट्स पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया ये जैसे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके रूट मान लिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा, ये 5 रूट्स हैं। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे px को ये ठीक है कैसे लिख सकते हैं? विच इज -8x⁵ प्लस 7x³ प्लस 7x प्लस 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? px इज लीडिंग कोफिशिएंट -8 इंटू x माइनस पहला रूट x माइनस अल्फा, फिर x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, x माइनस ईटा। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे क्वाड्रेटिक को लिखते हैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिखते हैं, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आप ऐसे आता है x² माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो वही वाली चीज़ का जनरल वर्जन हो गया ये, कि अगर मेरे को रूट्स पता है सारे, ये ठीक है, वो रियल हो इमेजिनरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलेगा यहाँ पे, और लीडिंग कोफिशिएंट पता हो तो उस पॉलिनोमियल को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट px इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल with leading coefficient
as 1 and if p1 is equals to 1 comma p2 is equals to 2 and p3 is equals to 3, then find value of p4। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया कि px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पहली बात, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और p1 की वैल्यू 1 है, p2 की वैल्यू 2 है, p3 की वैल्यू 3 है। तो p4 की वैल्यू क्या होगी? तो ऑफ कोर्स ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे कि हम बोलेंगे p4 4 होगा, कि जैसे p1 1 है, p2 2 है, p3 3 है तो p4 4 होगा। आर्ट साइड के स्टूडेंट्स थोड़ा है हम, ये ठीक है, हर चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक होनी चाहिए, ये ठीक है। 3 वैल्यू देने से ये गारंटी थोड़ा ना हो गया कि p4 का वैल्यू 4 आ जाएगा। बाई चांस अगर आता है तो अलग बात है, बट ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे, वो हम डिराइव करेंगे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हम करें कैसे इसको? देखो, हमने अपनी तरफ से जो यहाँ पे रख रहे हैं वही यहाँ पे आ रहा है। अगर ये 3 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 1 है। तो हमने बोला कि कंसीडर इस रिलेशन को देख के, ठीक है, कंसीडर px इज इक्वल्स टू x। px एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। हमने एक नया पॉलिनोमियल इक्वेशन सोचा, px मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन सोचा px इज इक्वल्स टू x। इसकी हमें हिंट कहाँ से लगी? यही p1 बराबर 1, p3 बराबर 3, p2 बराबर 2 देख के हमने सोचा कि px बराबर x, ठीक है। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि px इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये क्यूबिक है, ठीक है। क्यूबिक बराबर x कर दें इसको, अच्छा ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। हम ये बोलेंगे ये तो क्यूबिक है, ये लीनियर है, तो ये कैसे बराबर हो गया? तो हमने यहाँ आइडेंटिकल थोड़ा ना बोला है, हमने तो ये इक्वेशन कंसीडर किया है। तो ऐसे अगर मैं मान लिया लिख दूँ x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये थोड़ा उसका ये क्वाड्रेटिक है, ये 0 ये बराबर कैसे हो गया? इसलिए ये थोड़ा ना, ये दोनों हमेशा बराबर है। ये तो एक इक्वेशन है जिसमें मेरे को x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों बराबर है, और उसी वैल्यू को रूट बोलते हैं। तो उसी तरीके से मैंने ये थोड़ा बोला कि px x के बराबर है हमेशा। हमने तो ये बोला कि एक हमने इक्वेशन अपनी तरफ से सोचा px इज इक्वल टू x। अगर px पॉलिनोमियल है तो इस इक्वेशन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ px माइनस x बराबर 0, ये दोनों एक ही बात है। अगर px क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें से जब मैंने x घटाया तो ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन में देखो, अगर मैंने यहाँ पे x बराबर 1 रखा तो ये क्या रिलेशन आएगा? p1 बराबर 1, ये ठीक है, विच इज ट्रू, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि p1 1 के बराबर है। तो उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। सिमिलरली इस इक्वेशन को 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को 1, 2 एंड 3 तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करता है हम उसी को रूट बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का रूट 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। क्या पता लगा कि इस इक्वेशन का रूट 1, 2, 3 है, अच्छी बात है। तो ये और ये एक ही बात है, और इस इक्वेशन का रूट 1, 2, 3 है, ठीक है। तो थोड़ी और जगह बना लेते हैं। अब देखो, अगर px क्यूबिक है तो px में से x घटाएंगे तो ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब 3 डिग्री का इक्वेशन है। तो इसके 3 रूट आएंगे, और इसने बोल दिया कि 1, 2, 3 इसका रूट है, तो वो 3 रूट इसके 1, 2, 3 ही है, पहली बात। दूसरी बात देखो, px में अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसने क्या बोला है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो उसका मतलब क्या है कि x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट उसी को बोलते हैं। तो अगर हमने px में से x घटा दिया तो ये जो x है वो x क्यूब का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, x क्यूब तो वैसे ही रहेगा जैसे पहले आ रहा था।
तो एक्स क्यूब का तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 अभी भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि देखो ये एक इक्वेशन है, इसी की तरह ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है एंड रूट 1 2 3 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लीडिंग कोफिशिएंट 1, जैसे यहाँ -8 लिखा था, फिर x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, x माइनस तीसरा रूट, ठीक है। अब इसमें ये 3 बार बराबर लगाने का मतलब है कि ये एक आइडेंटिटी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं, दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी है तो हम इसमें x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, दोनों तरफ से बराबर वैल्यू ही आएगा, ये ठीक है। नो प्राइस फॉर गेसिंग कि हम क्या रखने वाले हैं। उसने हमें क्या पूछा है कि P4 का वैल्यू बताओ, तो हमने इसमें क्या रख दिया, x = 4, ठीक है। दोनों तरफ वैल्यू बराबर ही आएगी क्योंकि आइडेंटिटी है। x का वैल्यू 4 रखा तो आ जाएगा P4 - 4 बराबर 4 में से 1 गया 3 2 1, तो ये तो कितना हो गया 6, और P4 की वैल्यू चाहिए तो 4 को उधर ले गए, तो P4 बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। तो जो बच्चे तुक्का मारे थे उनको समझ में आ गया, वो P1 1, P2 2, P3 3, बट P4 4 नहीं हुआ, 10 हो गया, ये ठीक है, गच्चा खा जाएंगे वो। सो दिस इज इट। इसको पॉज किया वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये ठीक है। हम इसको किससे रेफर करेंगे, सी एंड डी, ये भी 9th 10th में पढ़ाया जाता है, ये ठीक है, ये सबको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्यों रिस्क लिया। इफ A/B बराबर C/D, ये ठीक है, देन देखो इस तरह की चीज पढ़ी होगी कि ऊपर जोड़ दिया A+B अपॉन नीचे घटा दिया A-B, तो इधर भी C+D अपॉन C-D ऐसे हो जाएगा, ये ठीक है। अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो ये दोनों ही बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत आसान है। कभी भी अगर ऐसे रेशो बराबर कर रखा हो, ये ठीक है, तो जैसे कहीं पे भी अगर रूट माइनस रूट लिखा हो, मान लिया रूट ऑफ समथिंग माइनस रूट ऑफ समथिंग, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले, रैशनलाइजेशन, ये ठीक है। उसका कोई फ़ायदा हो या ना हो वो दूर की बात है, बट हमारे दिमाग में ये तो आएगा कि रैशनलाइज करके देखते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके आगे कुछ दिखाई देने लग जाए। उसी तरीके से अगर कहीं पे भी ऐसे दो रेशो दे रखा हो तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि इसको बराबर लैम्डा ले लेते हैं, तो A बराबर B लैम्डा हो जाएगा, C बराबर D लैम्डा हो जाएगा। तो ये जो A और C की वैल्यू आई B और D के टर्म्स में, वो हम यहाँ पे रख दें तो प्रूव हो जाएगा बराबर, दोनों तरफ से बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये सही है तो ये भी सही है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो A+B का होल स्क्वायर अपॉन A-B का होल स्क्वायर बराबर C+D का होल स्क्वायर अपॉन C-D का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ एक घटा दिया। अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो -1 करने से ऊपर आ जाएगा A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर अपॉन A-B का होल स्क्वायर बराबर C+D का होल स्क्वायर माइनस C-D का होल स्क्वायर अपॉन C-D का होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 4ab बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई बोले कि हमने -1 क्यों किया, तो रिजल्ट आने के लिए, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है, ठीक है। और यहीं से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ab अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ये भी बराबर है, ठीक है। यहीं से ऐसे भी आ जाएगा कि ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सी डी अपॉन सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये भी बराबर है। बराबर क्यों है वो देख सकते हो, मैंने अभी बताया ना, इसको लैम्डा के बराबर बोला रेशो को, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी b लैम्डा, c की वैल्यू आ जाएगी d लैम्डा, तो वो a और c लैम्डा के टर्म्स में यहाँ रख के देख लो, अपने आप पता लग जाएगा क्यों बराबर है, ठीक है। प्रूफ हमने ये दे रखा है, जैसे माइनस वाला प्रूफ हुआ वैसे प्लस वाला भी हो जाएगा। ये मतलब यहाँ से नहीं आया है, बट ये इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, ठीक है। फोर्थ क्या है, देखो अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिखा है, तो यही रेशो ऊपर वालों को जोड़ दिया, मान लिया a प्लस 2c, मतलब ये और इसका ट्वाइस जोड़ दिया, तो डिनोमिनेटर में वही रूल लगा दो d प्लस 2d, सॉरी b प्लस 2d, तो ये इसके बराबर होगा। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, अगर ये दोनों रेशो लैम्डा के बराबर है तो ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं, ये ठीक है, ये इसके बराबर है, बट ये इसके बराबर नहीं है, ये लैम्डा के बराबर नहीं है, ये तो किसी और चीज़ के बराबर होगा इन जनरल, बट ये आपस में बराबर है। ऐसे ये दोनों आपस में बराबर है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अगर ये और ये लैम्डा के बराबर है तो ये भी लैम्डा के ही बराबर है, ठीक है। और मान लिया मैं पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो ऊपर ही आ रहा है, तो नीचे भी 3b माइनस 5d, ये भी सही है, ठीक है। क्यों सही है, अगेन सेम लॉजिक, बराबर लैम्डा लो, a की जगह b लैम्डा, c की जगह d लैम्डा, तो यहाँ पे a की जगह रख दो b लैम्डा, c की जगह रख दो d लैम्डा, यू विल सी कि यहाँ पे लैम्डा बचेगा, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशो भी लैम्डा के बराबर है, और अगर हमने इन रेशो को लैम्डा के बराबर बोला है एंड ये रेशो भी लैम्डा के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये ठीक है। इसमें कुछ समझने लायक तो है नहीं ज़्यादा डिफिकल्ट। और इसको हम और भी बड़ा बना सकते हैं, मान लिया अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f, अगर ये गिवन है इफ, तो यहीं से ऐसे भी आ जाएगा a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f इज ऑल्सो इक्वल्स टू, न्यूमरेटर को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, मान लिया मैंने बोला कि a प्लस 2c प्लस 7e, 1 2 और 7 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर बोलेगा कोई बात नहीं है, हमें भी मल्टीप्लाई कर दो, तो b प्लस 2d प्लस 7f, ये भी इसी रेशो के बराबर होगा। बस ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, देखो एक तो करने का तरीका क्या हो गया कि क्या गिवन है a प्लस बी बराबर 7 बराबर b प्लस सी बराबर अपॉन 9 इज इक्वल टू सी प्लस ए बराबर 8। एक तो हमने क्या किया, इसको लैम्डा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाएगा 7 लैम्डा, b प्लस सी कितना हो जाएगा
9 लैम्डा एंड c प्लस ए कितना हो जाएगा 8 लैम्डा। इन तीनों को जोड़ दिया तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 24 लैम्डा, या फिर a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 12 लैम्डा। अब इसको अगर हमने इसमें रखा, ये ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 7 लैम्डा रखा तो c बराबर कितना हो गया 5 लैम्डा। ठीक है, अगर c बराबर 5 लैम्डा है तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, और यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, a प्लस बी प्लस सी में से ये घटा दिया तो ये वैल्यू आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, a, ये ठीक है, a प्लस 2b प्लस 3c अपॉन a माइनस बी प्लस 5c। तो a की वैल्यू कितनी आई 3 लैम्डा, 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b 4 लैम्डा है तो 2b कितना हो जाएगा 8 लैम्डा, और c 3c कितना हो जाएगा 15 लैम्डा, होल डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 5c 25 लैम्डा। तो एक तो हमने ऊपर नीचे लैम्डा कैंसिल कर दिया, और ये कितना हो जाएगा 8 5 13 23 24 25 26, और ये हो जाएगा 25 में से 1 गया 24, मतलब 13/12 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी को बोलने का मतलब कोई डिफरेंट नहीं है, मैथमेटिकली कोई अंतर नहीं, एक ही बात है, a प्लस बी बराबर b प्लस सी अपॉन 9 बराबर c प्लस a अपॉन 8। ठीक है, तो अभी जो हमने सी एंड डी पढ़ा था, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें क्या बोला था, इन ऊपर वालों को जोड़ दिया। तो अगर ऊपर वालों को जोड़ा है तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे, तो ऊपर वालों को जोड़ा तब तो आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, और नीचे वालों को जोड़ा तो कितना आ गया 24। तो मतलब ये तीनों रेशो इज ऑल्सो इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, देखो ये रेशो अगर इसके बराबर है तो इसमें से इसको घटा दिया तो 12 में से 7 को घटा दिया। अभी हमने बोला था ना कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में जोड़ दिया, यह भी बताया था। तो ऐसे ही फिर डिनोमिनेटर में इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया। तो इसी लॉजिक से हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया। इनको बोल सकते हैं 0 0 से मल्टीप्लाई किया, ये ठीक है। तो फिर इसको भी -1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया। या ऐसे बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी घटाया न्यूमरेटर में तो 12 में से 7 घटा दिया, तो सीधा सीधा देगा c अपॉन 5। फिर इसमें से अगर इसको घटा दें तो b प्लस सी कैंसिल, तो a अपॉन 4 बराबर, इसमें से इसको घटा दें तो a प्लस सी कैंसिल, तो b अपॉन 4, सॉरी a अपॉन, यहां से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3। ये तीनों रेशो बराबर की, तो अगर इसको लैम्डा बोल दें तो वही चीज आ गया, a बराबर 3 लैम्डा, b बराबर 4 लैम्डा, c बराबर 5 लैम्डा। ये ठीक है, कुछ भी नहीं, बस वही चीज है। कैलकुलेशन मोरलेस ऐसे ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। Question: simplify a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर
ठीक है, व्हेन a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर 11। ठीक है, तो a बराबर 1, b बराबर 5 एंड c बराबर 11 के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो तुम तो क्या करो, 1 मिनट के लिए पॉज करो और फिर इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग अहेड विद सॉल्यूशन। अगर मान लिया जो न्यूमरेटर में लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको अगर हम x बोल दें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को y बोल दें एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को z बोल दें, मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अच्छा, एक कर क्या रहे हैं, सीधा सीधा वैल्यू रख सकते हैं, ये ठीक है, बट तुम देखो सी स्क्वायर मतलब 121 माइनस ए स्क्वायर 120, फिर उसका क्यूब करेंगे तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो डायरेक्टली वैल्यू रख के कैलकुलेट करने की बजाय हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें और जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर दिया, फिर वैल्यू रख दिया, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो इन एक्सप्रेशंस को हमने रेस्पेक्टिवली x, y और z मान लिया। देन इट शुड बी वेरी ऑब्वियस कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, ये ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो वो 0 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जोड़ दें तो सब कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसे ही ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, एक तो ये हो गया, दूसरा ये जो न्यूमरेटर है, ये ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है वो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब लिखा है, तो मतलब एक्स क्यूब लिखा है, केवल न्यूमरेटर लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर को अभी टच नहीं किया हमने। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हम कोई कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, ये तो हम ऐसे सॉल्व करें, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का तो फॉर्मूला होता है 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा है और हमने लिखा है भी, ये दोनों, ये ठीक है, पहले भी पढ़ा होगा और हमने भी अभी लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो ये वाला टर्म कितना हो गया, खत्म। तो ये किसके बराबर बच गया, 3xyz के बराबर। ठीक है, तो मतलब जो न्यूमरेटर है दैट इज नथिंग बट 3xyz। ठीक है, तो जिसको भी xyz बोला था उसका प्रोडक्ट आ गया ये। ठीक है, अब सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो ऐसे लिखें, सिमिलरली a माइनस बी मान लिया अल्फा, b माइनस सी मान लिया बीटा, c माइनस ए मान लिया गामा, इनको सम किया फिर 0 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो यहां से डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, अगर a माइनस बी को अल्फा बोला है तो ये हो गया अल्फा क्यूब, तो वही चीज होगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है 3 अल्फा बीटा गामा। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इनटू, तो ऐसे हो ही जाएगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो खत्म हो गया। तो डिनोमिनेटर किसके बराबर हो गया, 3 अल्फा बीटा गामा। हमें चाहिए क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 3xyz अपॉन 3 अल्फा बीटा गामा, 3 3 कैंसिल। xyz क्या था, x किसको बोला था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और z कितना हो गया, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, गामा ये हो गया।
तो a माइनस बी का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी का फैक्टर c माइनस a का, तो बचेगा क्या, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a। ये 3 टर्म बच गए, मतलब पेयर वाइज सम। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 इंटू 5 और 11 16, और 11 और 1 कितना हो गया, 12। ये आंसर हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, काफी बड़ा आंसर आएगा वैसे। So pause the video and note it down. ठीक है, दिस इज फिनिश्ड। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में गलत नोशन बने होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी काम की चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा उसको एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें तुम लोगों को शायद पहले से ही पता होगा, बट अगेन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड विल गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो फर्स्ट पॉइंट कितना हो गया, 1/0 is not infinity, 1/0 is undefined, ठीक है। अच्छा, लिमिट्स में अगर हम बोले कि 1/0 इन्फिनिटी को जा रहा है तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि वहाँ 0 जा रहा होता है। 1/एग्जैक्ट 0 कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड होता है ये, ठीक है। इन्फिनिटी वगैरह कुछ नहीं होता ये, ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज ए नोशन, ये ठीक है। अगर हम बोलेंगे एक नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, ये ठीक है, ऐसे बोलने की बजाय हम ये बोल सकते हैं कि एक नंबर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ठीक है। दो इन्फिनिटी जैसा कोई फाइनाइट नंबर नहीं होता, इसीलिए क्या होता है कि जब हम इंटरवल लिखते हैं तो इन्फिनिटी पे बाय डिफॉल्ट हमेशा ओपन लगाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, तो उस पर क्लोज नहीं लगा सकते। क्लोज लगाने का मतलब तो ये कि हमने ये बोल दिया कि ये नंबर इस सेट के अंदर है, अब वो कोई नंबर ही नहीं है फाइनाइट, तो सेट के अंदर कैसे आ सकते हैं, ये ठीक है। सिमिलरली मतलब पॉइंट 2 अगर हम बोलें तो 1/infinity इज नॉट 0, ठीक है। अगर 1/infinity 0 नहीं है तो 1/infinity होगा क्या, तो मैं बोलूँगा कि 1/infinity कभी आएगा ही नहीं, तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हम सारी कैलकुलेशन मैथमेटिकली वैलिड रखें तो 1/infinity कहीं नहीं आएगा, ठीक है। एंड अगेन लिमिट्स में जो बच्चों ने पढ़ा होगा 12th में कि लिमिट्स में अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है तो 1/x को 0 बोल देते हैं, ठीक है, वहाँ सही है, वो अलग चीज़ है, तो वो हम लिमिट्स में पढ़ाएंगे। वहाँ पे तो डिनोमिनेटर 0 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, इन्फिनिटी होता नहीं है, इन्फिनिटी कुछ नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग आएगा। हमारे लिए तो 1/infinity जैसी कोई चीज़ ही नहीं आएगी। अगर हम क्वेश्चन सही करेंगे तो 1/infinity कभी जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है, ये बोला है। पॉइंट 3 विच यू आर सपोज टू रिमेंबर, 0 into anything इज नॉट 0, ठीक है। मैं समझ 0 किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, नहीं, 0 into
एनीथिंग डिफाइंड विल बी जीरो। वो जो दूसरी चीज है वो डिफाइंड भी होनी चाहिए, तभी वो जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो आएगा। ठीक है, अगर अनडिफाइंड है तो जीरो इंटू अनडिफाइंड विल रिमेन अनडिफाइंड। ये ठीक है, मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज पॉइंट 4 एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड। ये ठीक है, अनडिफाइंड क्वांटिटी का कोई भी ऑपरेशन, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो अनडिफाइंड ही रहेगा। एनी ऑपरेशन ऑफ अनडिफाइंड विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का कोई भी ऑपरेशन अनडिफाइंड ही रहेगा। फिर पॉइंट 5, स्क्वायर रूट ऑफ ए इफ डिफाइंड विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर इवन रूट लिखा है, अगर ये डिफाइन है, पहली बात तो अगर डिफाइन कब होगा कि ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो, तो अगर ये डिफाइंड है तो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। ये ठीक है, उसकी क्या मतलब है, दैट इज रूट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। देखो दो चीजें, एक तो रूट ए डिफाइन जब होगा जब ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ये बात भी सही है। फिर उसके बाद अगर ये डिफाइन हो गया तो जो उसकी वैल्यू आएगी, रूट ए की जो वैल्यू आएगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगी। ठीक है, ये क्यों बोला गया है? फॉर एग्जाम्पल रूट 9 जो है वो 3 होगा केवल, और कुछ बच्चे अगर ऐसा लिखते हैं कि रूट 9 प्लस माइनस 3 होगा, तो नहीं, गलत है। रूट 9 जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी हमने बताया कि अगर ये रूट है तो बाय कन्वेंशन हम केवल नॉन नेगेटिव वैल्यू ही लेते हैं, मतलब या तो जीरो लेते हैं अगर अंदर जीरो आ जाए, या फिर पॉजिटिव, ऐसे नहीं लिखते। अब ऐसा बोलते ही कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि -3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है। हाँ होता है, बिल्कुल। तो शायद यू आर कंफ्यूजिंग दिस इक्वेशन विद दिस। अगर हमसे बोला कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 को सॉल्व करो, तो x की मेरे को हर वो वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। तो अब इसको तो -3 भी सेटिस्फाई करेगा एंड 3 भी सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों ही आंसर हो गए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही आंसर हो गए। फिर वो बच्चा बोलेगा कि आप तो कुछ और ही बोल रहे हो, ये तो रूट 9 है तो ये तो 3 ही आ रहा है। हाँ, तो मैंने जो बोला वो तो सही है, जो तुमने लिखा वो गलत लिखा। मैंने बोला कि इसका आंसर +-3 होगा, बट वो जो +-3 है वो मेरे को रूट के बाहर ही लगाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो यहां से तो आंसर 3 ही आएगा, ये तो सही है। उसका मतलब है कि ये स्टेप गलत है कि अगर x² बराबर 9 लिखा है तो x बराबर रूट 9 नहीं लिखेंगे, +-√9 लिखेंगे। तो अब यहां से +-3 आ गया, +3 भी आ गया, -3 भी आ गया। ये रूट नेगेटिव जनरेट नहीं करेगा, उसके बाहर जो +- लिखा है वो जनरेट करेगा, तो इसलिए +- लिखेंगे। और ये दोनों ही आंसर क्यों हैं? क्योंकि 3 रखो तो भी सही है, -3 रखो तो भी सही है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वैल्यू हमने बोला है ये केवल इवन रूट के लिए वैलिड है। ये ठीक है, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट के लिए वैलिड है, ऑड रूट के लिए वैलिड नहीं है। ऑड रूट में तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है। मतलब अगर मैंने बोला कि क्यूब रूट ऑफ -64 कितना होगा, तो पहली बात तो देखो ये डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को रूट के अंदर -64 दिखाई दे रहा है तो उसे लग रहा है कि ये तो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे भी तो 3 लिखा है, सही है। तो ये तो कितना हो जाएगा, -4। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। -4 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करें 3 बार, -4 इंटू -4 इंटू -4, तो -64 आ जाएगा, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इससे क्या क्या पॉइंट और आया? पहले तो चलो ये लिख दिया, फॉर रूट ए
टू बी डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन कब होगा, ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं आ सकता अगर इवन रूट है। ये ठीक है, इवन का मतलब स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, और ऐसे करके सब जगह चलेगा। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर इवन रूट है तो फिर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ऑड रूट है तो जरूरी नहीं है नेगेटिव भी चलेगा, जैसे हमने वहाँ लिखा है ना -64 का क्यूब रूट, वो भी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये होगी 0.6, देखो 0.6 हो गया ना, 0.7 क्या है, इसी के हिसाब से कि देखो अगर मैंने रूट एक्स स्क्वायर लिखा तो इसको x नहीं लिख सकते, हम बोलेंगे 2 और ये कैंसिल हो गया तो x आ गया, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर रूट लिखा है तो इसका अंदर अगर डिफाइंड है, मतलब अगर ये डिफाइंड एक्सप्रेशन है तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब अगर ये इसके बराबर है तो हमने x की वैल्यू मान लिया -5 रखा, तो ये तो हो गया -5, ये क्या होगा -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर रूट डिफाइन होगा क्या? तो आंसर इज हाँ, डिफाइन होगा। तो रूट 25 कितना होगा वो अभी हमने बताया कि ±5 नहीं होगा, केवल 5 होगा। तो x बराबर -5 रखने पे ये गड़बड़ा गया, इधर से तो 5 आ रहा है, इधर से -5 आ रहा है, तो बराबर नहीं है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड x। अब सही है, अब x चाहे इसमें पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, दोनों तरफ से सेम चीज आएगी। इनफैक्ट दिस इज वैलिड, कोई भी इवन रूट हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो, तो यही चलेगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखा है 6th रूट ऑफ x रेज़्ड टू पावर 6, तो वो x नहीं आएगा, मॉड x आएगा। हम ये नहीं बोलेंगे 6 कैंसिल हो गया। अच्छा, ऑड रूट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 7th रूट है तो मॉड नहीं लगाएंगे, तब तो केवल x ही लिखेंगे। तो अगर ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड रूट है, उतने में ही 7th है तो 7th रूट, तब तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर इवन रूट है तो फिर मॉड लगाना पड़ेगा, 4th रूट है मॉड लगाना पड़ेगा, 11th रूट है तो मॉड नहीं लगाएंगे, 11 तो ऑड हो गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है पूरे 11th और 12th में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते रहेंगे और बच्चे एज यूजुअल गलतियां करते रहेंगे, मॉड लगाना भूल जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो वही मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को x नहीं लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे। और इसकी वजह से ये भी मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, तुम्हारे खूब सारे क्वेश्चन गलत होंगे अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 7 पॉइंट्स हो गया। ठीक है, चलो पॉइंट 8। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको तो कुछ कुछ शौक लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया है। उसे शायद कुछ बच्चों को मेरे पे शक भी हो रहा होगा कि यार ये तो नहीं होता, ये तो गलत बताया जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये यूजुअल फीलिंग है, खूब लोगों को आती है। पॉइंट 8, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो अगर हमने ऐसे लिखा, ठीक है ऐसे लिखा देखा होगा, ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, यहां तो हम m की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस लिखो, फ्रैक्शन लिखो, ये ठीक है, इंटीजर लिखो, नॉन इंटीजर लिखो, सब चलेगा। यहां हमने m की जगह 5 लिख दिया चलेगा, m की जगह -2/3 लिख दिया चलेगा। इस जगह पे, इस जगह नहीं चलेगा।
ये ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? ये भी कन्वेंशन है जो तुमने पढ़ा नहीं होगा मोस्ट वाली। अगर ऐसे रूट करके लिखा हुआ है तो m जो है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। m की जगह केवल नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, और उस नेचुरल नंबर में भी क्या है, 1 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते। फिर देखो थोड़ा सा शॉक लगा होगा जो उस बच्चे को पहले से नहीं पता होगा, वो सोच रहा होगा यार 2 तो लिखते हैं, स्क्वायर रूट तो आते ही है। अब तुम खुद अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो, तुमने क्या कहीं 2 लिखा हुआ देखा है? जो 2 होता है वो कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब ही 2 होता है। मतलब जैसे √9 लिखा, √9 में रूट के इधर 2 थोड़ा लिखते हैं, वो तो 2 अंडरस्टूड होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो 2 है, ठीक है। बाकी अगर 3 है 4 है तो वो लिखना पड़ता है। 1 भी नहीं देखा होगा कभी। अगर कोई बच्चा बोला कि नहीं मैंने देखा तो था, तो जहां से देखा था वो गलत देखा था, मतलब उसने गलत लिख रखा था। अगर ऐसे कहीं देखा है, खुद लिख के देख लिया तो वो नहीं माना जाएगा। ये समझ आते हैं? खुद तो हम गलती कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमने क्या बताया कि इन दोनों में देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस। दूसरे वाले केस में अगर 1/m पावर लिखा है यहाँ पे, तो इसको सब माफ है। इस फॉर्मेट में अगर लिखा है तो तुम m की जगह कुछ भी लिख लो, m की जगह -2/5 लिख लो, 3/7 लिख लो, नेगेटिव लिख लो, सब चलेगा, ये ठीक है। बट अगर ऐसे करके लिखा है, ठीक है, तो m की जगह केवल नेचुरल नंबर ही लिख सकते हैं, और वो भी 2 से बड़ा ही नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 यही लिखेगा, ये ठीक है। इज वैलिड टू राइट only when m is a natural number except 1 and 2। मतलब उसका मतलब क्या है कि m का वैल्यू 1 और 2 को छोड़ के नेचुरल नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर किसी बच्चे को हजम नहीं रहा होगा, वो बोलेगा कि यार ये तो दोनों बराबर ही होते हैं। तो यही तो समझाया जा रहा है कि ये दोनों बराबर होते हैं अगर m नेचुरल नंबर है। अदरवाइज अगर मान लिया मेरे को m की जगह -3 लिखना है, तो हम उसको ऐसे लिख ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे लिखा है, कुछ भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है, हमने सॉल्व किया और m का वैल्यू मान लिया -3 आ गया, तो रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो इस फॉर्मेट में लिखा है तो। ये समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉइंट 9 सेज कि a/b अगर 0 है देन a 0 होना चाहिए एंड b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। नट शेल में हमने क्या बोला कि अगर a/b 0 है तो वो न्यूमरेटर की वजह से ही 0 हो सकता है। डिनोमिनेटर कुछ भी होता रहे वो कभी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर कुछ भी कर ले, डिनोमिनेटर की वजह से 0 नहीं होगा। यहां पे ये लिखा है कि इफ a/b इज इक्वल टू 0 देन a हैज टू बी 0 एंड b कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 1/1 या चलो a/b/c, मान लें कोई ये एक्सप्रेशन लिखा है, फिर हम लोग c को ऊपर ले गए, बिल्कुल ले जाओ, बट साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा कि c 0 नहीं है। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको इसके बराबर लिखने के लिए मेरे को साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि c 0 नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। c 0 है तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। राइट हैंड साइड विल बी डिफाइंड और लेफ्ट हैंड साइड विल बी अनडिफाइंड, इसलिए c बराबर 0 पे दोनों बराबर नहीं है, एक अनडिफाइंड एक डिफाइंड। बस ये बोला हमने, ठीक है। पॉइंट 10, पॉइंट 11, ये ठीक है। अ नंबर ठीक है, अभी इस पे आते हैं। ऑन नंबर लाइन
बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है, अगर नंबर लाइन के ऊपर अगर हमने कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर लिए और नंबर लाइन बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट, ये ठीक है, रियल और रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। ये ठीक है, मतलब क्या बोला हमने कि नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर उठा लो, ये ठीक है, रैशनल हो इर्रेशनल हो कैसे भी हो, इंटीजर हो नहीं हो, अगर वो डिस्टिंक्ट हैं, अगर वो दो सेपरेट नंबर हैं तो उसके बीच में कितना भी क्लोज ले लो, उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, जो चाहोगे, रैशनल इर्रेशनल रियल, रियल तो रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं, तो इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे, ये बताया इस पॉइंट में। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे आ जाएंगे, बताओ 1 और 1.1 के बीच में कैसे आ जाएंगे, तो इट इज़ वेरी इजी। हम बोलेंगे बता क्या चाहिए तेरे को, वो बोलेगा कि इर्रेशनल नंबर ला के दिखाओ, तो हम बोलेंगे देखो ये नंबर लिखा हमने 1 प्लस √2 अपॉन, ये ठीक है 1 0 0 0 0 0, ठीक है, ये नंबर लिखा हमने, ये नंबर 1 प्लस पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा है, √2 कितना होता है 1.414, उसको अगर हमने इतने से डिवाइड कर दिया तो ये खूब छोटा हो गया 0.0000 ऐसे करके आ गया, तो ये नंबर सर्टेनली 1.1 से छोटा है और 1 के बड़ा है, तो ये एक नंबर आ गया जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये तो एक नंबर है, अगर मैं इसमें एक और जीरो लगा दूं तो ये भी एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में है, फिर हम एक और जीरो लगा दें तो ये भी एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में है, तो बस बैठ के अगर खाली बैठे हैं तो जीरो लगाते रहो, एक नंबर जनरेट होता रहेगा, डिफरेंट नंबर, ये ठीक है, जो इन दोनों के बीच में ही आएगा, क्योंकि 1 से बड़ा रहेगा हमेशा, 1 में कुछ जोड़ ही रहे और ये वाला पार्ट छोटा होता चला जा रहा है तो ये और 1 के पास चला जाएगा, तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे इस टाइप के। अब देखो √2 इर्रेशनल नंबर है, तो ये जो नंबर है ये इर्रेशनल आ जाएगा, तो जितने भी हम नंबर लिख रहे हैं विद 3 0 4 0 5 0 सब इर्रेशनल है, तो आ गया ना इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जितने जीरो चाहो लगा लो भाई। अब कोई बच्चा बोला कि फिर रैशनल कैसे आएगा, तो पहली बार तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, अगर तुम्हें ये प्रोसेस समझ में आए तो रैशनल वाला तो हमें अपने आप समझ में आना चाहिए क्या बोलेंगे आगे चल के। अगर तुम्हें रैशनल चाहिए तो यहाँ से रूट हटा लो, केवल 2 लिख लो, तो 2 अपॉन करके जो आएगा वो रैशनल नंबर आएगा, लॉजिक सेम रहेगी कि वो भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो पॉइंट 11 कहता है बिटवीन एनी टू नंबर दे आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब ऐसा बोलने पे एक होशियार बच्चा क्या बोलेगा कि 2 एंड 1.9 बार, बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आया। ये ठीक है, जैसे उसने पहले ये बोला तो हमने एग्जांपल दे दिया कि देखो ये आ गया, ले आता चला जाएगा, बोलेगा अच्छा इन दोनों के बीच में लाके दिखाओ, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि बेटा अच्छा ये 1.9 बार का मतलब तो पहले आई होप सबको समझ में आता ना, दिस इज 1.999999 इनफाइनाइट टाइम्स। ये ठीक है, तो हम बोलेंगे बेटा ये दोनों डिस्टिंक्ट है ही नहीं, ये दोनों एक ही नंबर है, 2 एंड 1.9 बार आर इक्वल। हमने क्या बोला, एनी टू डिस्टिंक्ट बोला है, तो ये तो डिस्टिंक्ट है ही नहीं। अब उसे फिर शॉक लगेगा, उसे क्या लगेगा यार फिर झूठ बोल रहे हैं, तो 1.9 बार कभी 2 तक पहुंचेगा ही नहीं है, तो 9999 चलता ही जाएगा, और ये 2 है तो बराबर कैसे हो गया, ये ठीक है कुछ गड़बड़ है। तो हम बोलेंगे कि चलो मान लिया तुम्हें यकीन नहीं है, ठीक है, तो बचपन में 1.9 बार की वैल्यू तो निकाली होगी ना, इफ़ यू रिमेंबर, ये ठीक है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में कहीं निकाली होगी,
1.9 बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ। कैन आई राइट, पहले तो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अलग कर दिया और 0.9 बार अलग कर दिया, तो बोलेगा हाँ ऐसे तो लिख सकते हैं, तुमने लिख लिया। चलो अब 0.9 बार की वैल्यू निकाल के बताओ कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हें आता है तुम बता दो कि कैसे आएगा। तो फिर बोलेगा ये तो मेरे को आता है, ऐसे करते थे बचपन में कि 0.9999 ऐसे करके इन्फाइनाइट बार हो गया, उसको x मान लेते थे, फिर हम एक 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये आ गया 9.9999, फिर इन्फाइनाइट बार, मतलब ये इन्फाइनाइट बार चल रहा है। फिर हम घटा देते थे उल्टा, तो 10x में से x गया, 9x बचा, इधर 9 में से 0 गया, ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि ये भी इन्फाइनाइट बार 9 लिखा है, ये भी इन्फाइनाइट बार 9 लिखा है, तो इसमें से ये घटाया तो फिर 9 आ गया। अब दोनों तरफ हमने 9 कैंसिल किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे लिखते बोले अरे ये क्या हुआ, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा होगा, उसे क्या लगेगा कुछ घपला है, कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यही करते थे 9th 10th में या 8th 8th में, करते होंगे मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, कि 0.9 बार का अगर वैल्यू रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो ऐसे ही करते थे ना। इस प्रोसेस में कहीं कोई फ्लॉ नहीं है। तो दिस सेज कि x बराबर 1, मतलब ये 1 के ही बराबर है, मतलब ये 1 है तो 1 और 1 ये 2 के बराबर है। तो ये तो उस बच्चे से हम बोलेंगे देखो तुमने ही प्रूव किया है कि 2 के बराबर है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो पहले बोला था कि ये बराबर होता है, तुम्हें यकीन नहीं था तो हमने तुमसे ही प्रूव करा लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है नट शेल में कि ये सही लिखा हुआ है। कोई भी दो डिस्टिंक्ट नंबर उठाओ नंबर लाइन के ऊपर, चाहे वो रियल हो, नॉन रियल तो नंबर लाइन पे नहीं आएगा, सॉरी, दो रियल हो चाहे रैशनल हो इर्रेशनल हो, ठीक है, सब ठीक है, सब चलेगा। अगर वो डिस्टिंक्ट है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ जाएगा, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं P12। P12 में हम क्या बोलेंगे, अ नंबर जस्ट ग्रेटर देन, ये ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन अ गिवन नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या बोला है कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है अल्फा, ठीक है, अब वो जो अल्फा है वो रियल हो, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोलो कि अल्फा से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, अगर हमने बोला कि 7 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, तो कुछ बच्चे तो दिमाग में सोच रहे 8 होता है। अबे 8 तो जस्ट बड़ा इंटीजर है, मैंने तो नंबर बोला है, रियल नंबर। 7 और 8 के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 7.1 7.01 ये सब 7 और 8 के बीच में। तो अगर हमने बोला कि 7 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो सोचो, पहले देखो गलती क्या क्या करते हैं बच्चे, वो मैं बताता हूँ। पहला बच्चा बोलेगा 8, ये ठीक है, सुपर गलत, क्योंकि 7 से जस्ट बड़ा इंटीजर 8 है, 7 से और 8 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, फिर बोलेगा अच्छा ये तो समझ में आ गया, फिर बोलेगा 7.1, ये ठीक, गलती नंबर 2। बच्चा नंबर 2 क्या बोलेगा, 7.1, तो हम बोलेंगे 7.01, तो इन दोनों के बीच में आ गया, तो 7.1 कैसे जस्ट बड़ा हो गया। अच्छा, फिर बोलेंगे अब उसको लॉजिक समझ में आएंगे, अच्छा ये इसलिए ऐसे फंसाया जा रहा है मेरे को, तो फिर वो क्या बोलेगा 7.000000, हम देखते रहेंगे उसको, मैं कि तू कर ले भाई, देखो जो करना है। तो 7.000001, फिर हम बोलेंगे जितने भी तुमने जीरो बोले
उसमें मेरी तरफ से भी 4 जीरो लगा दो, तो वो जो नंबर मैंने बोला वो तुम्हारे नंबर और 7 के बीच में आ गया, तो जो तुमने नंबर बोला वो फिर जस्ट बड़ा नहीं हो पाया। फिर बोलेगा अच्छा ऐसी बात है। फिर बोलेगा 7.0000 इन्फानाइट बार फिर 1। मैं जब इन्फानाइट बार तक जा रहे हैं तो 1 लगाने की तो नौबत ही नहीं आएगी ना, बीच में मर जाएंगे। इन्फानाइट तक तो कोई जा ही नहीं सकता। इन्फानाइट बाय 0 अगर हमने लगाना चालू किया तो कभी रुकेंगे ही नहीं ना। 1 कहाँ से आ जाएगा जब 000 लिखना है मेरे को इनडेफिनेटली, तो ये तो कोई नंबर ही नहीं है जो हमने बोला। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। द मोमेंट तुमने ये बोला कि 7 से जस्ट बड़ा नंबर ये है, कुछ भी बोलो ये, तो जो हमने इससे पहले वाला पॉइंट किया था कि अगर कोई भी 2 डिस्टिंक्ट नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर तुमने बोला कि 7 से जस्ट बड़ा नंबर ये है, तो तुम क्या कर रहे होगे, या तो तुम 7 ही बोल रहे होगे, ठीक है, या फिर जो भी नंबर बोलोगे उसके और 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, तो वो जस्ट बड़ा बचेगा ही नहीं। ठीक है, नट शेल में मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा से मतलब नंबर 9 पे कोई भी नंबर लिया अल्फा, उससे जस्ट बड़ा नंबर कोई नहीं है दुनिया में, ये ठीक, कोई नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे फ्रॉड मचाने का सोचेंगे, वो बोलेंगे कि अल्फा प्लस कर दो। मैंने कहा भाई नंबर लिखना अल्फा प्लस, ये तो मैंने आज तक सीखा ही नहीं, ये कैसे लिखते हैं अल्फा प्लस, ये कौन सा नंबर होता है, ये नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस करके कोई नंबर नहीं होता। अल्फा प्लस तो एक लिमिट का कॉन्सेप्ट है, वो कोई नंबर नहीं होता। ये ठीक है, वो तो हम ये बोलते हैं कि हाँ अल्फा की तरफ राइट हैंड साइड से चल के जा रहे हैं, अल्फा प्लस कोई नंबर थोड़ा है। अल्फा प्लस तो हमें केवल ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई अल्फा की तरफ राइट हैंड साइड से हम चल रहे हैं। तो वापस कन्विंस योरसेल्फ कि अगर हमने कोई भी नंबर बोला अल्फा, तो उससे जस्ट बड़ा नंबर या जस्ट छोटा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका फॉल आउट क्या होगा, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है, 3 to 8 क्लोज्ड क्वेश्चन। ये ठीक है, 1 मिनट के लिए सोचो कि क्या आंसर है इसका। ठीक है, आई होप सोच रहे होगे कि इसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो क्लियरली 8 है, क्लोज भी लगा रखा है, 8 इसके अंदर भी है, तो द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, एंड द लीस्ट एलिमेंट इज, क्या है इसके अंदर लीस्ट एलिमेंट। अगर तुम बोलोगे 3, तो 3 पे तो ओपन है, 3 पे तो ये खुद ही बोल रहा है कि 3 इस इंटरवल के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो 3 तो आंसर हम दे ही नहीं सकते। और फिर हम बोलेंगे जस्ट 3 से बड़ा, तो वो तो अभी हमने बोला कि 3 से जस्ट बड़ा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर मतलब कुछ भी फ्रॉड मान लो कि 3 प्लस 3.00 कुछ भी बोलो, सारी लॉजिक वही है जो पहले बोला थी। ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि इस सेट के अंदर अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो कोई नहीं है, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, इट सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बाकी तुम ये सब चीज़ें अपने आप बोल बोल के देख लेना और रिवाइंड भी कर लेना ये वीडियो, हमने क्या क्या लॉजिक दिया कि 3.0000 इन्फाइनाइट बार नहीं बोल सकते। ये ठीक है, कुछ भी करो, 3 प्लस कुछ होता ही नहीं है, इसमें कोई भी सबसे छोटा एलिमेंट नहीं है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज 8। अगर मैं बोलूँ कि इसमें सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा है, डज नॉट एग्जिस्ट।
सबसे छोटा इर्रेशनल नंबर कौन सा है? डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है? तो वो हम नहीं बोल देंगे फ्लो में कि डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे छोटा इंटीजर तो इसके अंदर 4 है, ठीक तो है नहीं। अब तो इंटीजर की बात चल रही है। इंटीजर तो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, 3 फिर 4 आएगा अगला, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो 3 तो है नहीं इसमें। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा मिलेगा? 4, वो तो है। रैशनल इर्रेशनल ये सब नहीं है, ठीक है। आई होप इतना बोलना काफ़ी है। 13 पाई कॉमा ई, ये ठीक है, या फिर √2 या फिर √3 आर इर्रेशनल नंबर्स। ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से सबको वैसे ही पता होगा कि √2 इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √2 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में। पाई को भी नहीं लिख सकते, ई को भी नहीं लिख सकते, √3 को भी नहीं लिख सकते। √3 का अगर हम वैल्यू लिखना चालू करेंगे तो इर्रेशनल नंबर वैसे होता क्या है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो √3 का अगर हमने वैल्यू लिखना चालू किया तो 1.732 ऐसे करके चलता ही चला जाएगा, ये ठीक है, रुकेगा ही नहीं कहीं। प्लस कभी कोई पैटर्न नहीं आएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि √3 को अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि 5 करोड़वां डिजिट कौन सा होगा, ये ठीक है। 5 करोड़वां डिजिट कौन सा होगा वो मेरे को कैलकुलेट करते हुए वहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी बता सकते हैं। सीधा सीधा नहीं बता सकते किसी पैटर्न से। अब जैसे 1/3 लिखा है, 1/3 की वैल्यू लिखेंगे तो वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ठीक है। बट उसमें एक पैटर्न है, 1/3 विल बी 0.33333 इनफाइनाइट बार, ये ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 करोड़वां डिजिट कौन सा होगा तो हम बता सकते हैं 3 होगा, विदाउट, ये ठीक है, विदाउट 5 करोड़वें डिजिट तक जाए हुए हम यहीं से बैठ के बता सकते हैं कि इट विल बी 3। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो पाई तो सबको पता ही होगा, इज अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ऐसे वैल्यू आती है। ई, ये ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, इट इज़ कॉल्ड नेपियर्स कांस्टेंट, ये ठीक है। लॉग नेचुरल में बेस में ई यूज़ करते हैं। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और इसका वैल्यू लगभग कितना होता है? 2.71, ये ठीक है, लगभग। आगे और भी डिजिट्स आएंगे। दिस इज़ गुड इनफ कि हम 2.71 को याद रखें, ठीक है। अब मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि पाई इज़ नॉट इक्वल्स टू 22/7, ये ठीक है, ये तो बचपन में करते थे। 22/7 इज़ ए रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता। बचपन में हम जो करते थे कि पाई की जगह 22/7 रख दिया, वो तो बेसिकली हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखते थे उसके अंदर, ये ठीक है, लगभग वाली वैल्यू रख दिया कि अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों बराबर होते हैं। या फिर पाई का हमने ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करना चालू किया, 22/7 का वैल्यू कैलकुलेट करना चालू किया, तो कुछ प्लेसेस तक वैल्यू मैच होगा, उसके बाद खत्म हो जाए, अलग अलग हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉइंट 14, अगर ऐसे लिखा है a × b बराबर a × c, तो इसको हम कैंसिल ना करें, b बराबर c ना लिखें, ठीक है। ऐसा होने से रूट लूज हो सकता है, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है? डू नॉट कैंसिल द टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ये ठीक है। अब मान लीजिए दोनों तरफ 4 लिखा है तो 4 तो कैंसिल कर सकते हैं, 4 थोड़ा 0 हो जाएगा। बेसिकली इसने क्या बोला कि अगर ये इसके बराबर है तो बी सी के बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ए 0 हो जाए तो बी और सी कुछ भी हो तो भी तो बराबर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मेरे को पता है कि ए 0 नहीं है, ये ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए इज नॉन 0 देन इट इज वैलिड, ठीक है।
अदरवाइज अगर x मतलब x के टर्म्स में लिखे हुए हैं, अगर वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है तो हमारे रूट लूज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये इनइक्वालिटी वाली बात होगी, जैसे a अपॉन बी ग्रेटर देन सी लिखा है तो हम b को उधर नहीं ले जा सकते, ये ठीक है, इनटू ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो अगर a b से बड़ा है, अगर हमने इसमें एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो ac ग्रेटर देन bc हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया कि c नेगेटिव है, फिर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो AC लेस देन BC हो जाएगा। साइन पलटना पड़ेगा किसी भी इनइक्वालिटी में। अगर हमने पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी साइन पलट जाएगा, ये ठीक है। बट अगर मेरे को पता ही ना हो कि C क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि अगर C पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, C नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा। तो अगर मेरे को C के बारे में पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो फिर हम साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे है। अगर मेरे को B के बारे में पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो इफेक्टिवली यहां से यहां तक जाते समय वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स विद B। दोनों साइड हमने B से मल्टीप्लाई किया है। अब B अगर पॉजिटिव हुआ तब तो ये सच चलेगा, B अगर नेगेटिव हुआ तो साइन उल्टा होना चाहिए। और अगर मेरे को B पता ही नहीं है, या फिर B कहीं पॉजिटिव हो रहा है कहीं नेगेटिव हो रहा है, तो कहीं साइन रिवर्स होना चाहिए कहीं रिवर्स नहीं होना चाहिए, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? तो ऐसे हैंडल करेंगे कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ऐसा कोई इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, C को इधर लेके आएंगे, फिर LCM लिया और इसके आगे सॉल्व करेंगे, ऐसे करना जो भी जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने A कैंसिल नहीं किया, तो ये तो हम 9-10 में भी करते थे कि फिर क्या करेंगे अगर कैंसिल नहीं किया, कुछ नहीं, इसको इधर ले जाओ, A कॉमन ले लो, तो दो चीज़ आ जाएंगी। A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 विल मीन आइदर A इज इक्वल टू 0 और B इज इक्वल टू C। तो दो चीज़ें बनेंगी, केवल एक चीज़ नहीं आएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला कि इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम A ग्रेटर देन B लिखा है, हमने दोनों तरफ C जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस सी विल बी ग्रेटर देन B प्लस सी, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो, ये ऐसे ही रहेगा, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लिया A प्लस बी ग्रेटर देन B प्लस सी लिखा है, तो दोनों तरफ से B कैंसिल कर सकते हैं, A ग्रेटर देन C आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समेशन में है तो भले ही पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, उड़ा सकते हैं उसको समेशन में। प्रोडक्ट में दिक्कत है ये, ठीक। अगर प्रोडक्ट है तो ऐसे C नहीं कर सकते, कैंसिल। 10, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अगर मान लिया ऐसे लिखा है A अपॉन बी इंटू A अपॉन सी ग्रेटर देन D, ऐसे लिखा है, ठीक है, तो एक साइड से हम A कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक ही साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है तो हम एक तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दिस विल इम्प्लाई B अपॉन सी ग्रेटर देन D, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे को क्या बोलना पड़ेगा कि A 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम ऐसे देखो ना, 2 लिखा है मान लिया तो 2/2 एक ही आएगा। A का वैल्यू मान लिया नेगेटिव हो गया -3, तो -3 अपॉन -3 एक ही होगा ना, उसका इस साइन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे नेगेटिव कैंसिल किया वो इसको पलट देंगे फालतू का, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक ही साइड है तो दोनों साइड अगर समेशन में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 19, ये वैसे अभी मैंने बोला नहीं कि ए बी ग्रेटर देन बी सी लिखा है तो कैंसिल नहीं कर सकते कि A ग्रेटर देन C, क्योंकि यही बोला था अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
कैंसिल नहीं कर सकते, एक ही बात है। दोनों तरफ कैंसिल करने का मतलब क्या है, इफेक्टिवली अगर ऐसे लिखा ना ए बी ग्रेटर देन बी सी, तो इफेक्टिवली मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1/b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब b अगर मेरे को पता है देखो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे को पता है कि b नेगेटिव है हमेशा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम साइन पलट लेंगे। अगर b नेगेटिव है तो 1/b भी नेगेटिव होगा ना। बट अगर मान लिया b कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है तो हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर तो कहीं साइन चेंज होगा कहीं साइन चेंज नहीं होगा, तो वो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते प्रोडक्ट फॉर्म में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करना होगा तो करेंगे कैसे, कुछ नहीं, एक तरफ ले आओ और b को कॉमन ले लो, इसके आगे जो भी प्रोसेस है वो लगाएंगे, इसके आगे चलेगा। ठीक है, और ये भी लिख लेते हैं लास्ट इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अगर मान लिया दो इनइक्वालिटी लिखा है a ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन d, तो यहां से सेम डायरेक्शन है ग्रेटर देन, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस डी। ठीक है, ये चलेगा, इसमें कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, इनका सम इसके सम के बराबर आ जाएगा, ये सही लिखा हुआ है, ये दिस इज फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इन जनरल, ठीक है, बट अगर ये चारों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ठीक है। जोड़ तो कभी भी सकते हैं, चाहे चारों पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़ना इज ऑलवेज वैलिड, दिस इज ऑलवेज वैलिड। अगर a b से बड़ा है और c d से बड़ा है तो a प्लस सी भी b प्लस डी से बड़ा ही आएगा, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो कोई भी नेगेटिव हो, ये ठीक है। अगर चारों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन जनरल नहीं कर सकते, ये ठीक है। घटा कभी नहीं सकते, चाहे चारों पॉजिटिव हो चाहे ना हो, हम ये नहीं कर सकते इसमें से इसको घटा दें, सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड, ये ठीक है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये ठीक है। डिवाइड भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि a/c ग्रेटर देन b/d कर दें, नहीं कर सकते, चाहे चारों पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, इन जनरल नहीं कर सकते। तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट अलाउड, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, हम ऐसे कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है। अगर चारों पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर प्रथम में यूआरएल लिंक शेयर नहीं हुआ क्या, बच्चों को लगा था मैसेज आ रहा प्रथम वाला, पता नहीं, अभी एक मिनट।